जब से पीएम मोदी की जापान की विजिट शुरू हुई है, उसने अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन की सांसें रोक दी हैं, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय जापान की यात्रा पूरी कर ली है। और इसी दौरान जापान में भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन, जो कि तकरीबन 68 बिलियन डॉलर होता है, उसका निवेश करने की घोषणा कर दी है। साथ ही एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो चीन भी निकल चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी अपडेट है जो यूरोपियन यूनियन के भारत को दिए गए सैंक्शन और ट्रंप के 50% टैरिफ का धुआं निकाल रही है। दरअसल आज यूक्रेन के जो टैंक्स, जनरेटर्स और ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए जो डीजल है, वो भारत से ही बड़ी मात्रा में आ रहा है। और ये वही यूक्रेन है जो बार बार कह रहा है कि जो भी रशियन ऑयल खरीदता है वो इस लड़ाई का पार्टनर बन जाता है। वहीं यूक्रेन की तरफ से भारत और चीन पर सीधे आरोप लगाए गए हैं। मतलब भारत की रिफाइनरी से रिफाइंड डीजल सीधे यूक्रेन तक पहुंच रहा है। उसमें कौन सा क्रूड ऑयल मिला है ये तय करना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत अलग अलग देशों से तेल लेकर उसको ब्लेंड करता है। लेकिन भारत ने पिछले 2 सालों में रूस से रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। और जब वही क्रूड ऑयल भारत से रिफाइन होकर डीजल बनता है और बाहर के देशों में जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रशियन ऑयल का हिस्सा तय होता है। लेकिन रिफाइनिंग के बाद एग्जैक्ट परसेंटेज बताना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब यूक्रेन को वही तेल मिलने में लगा है जो बाकियों को दिया जा रहा है। यहाँ आप यूक्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसने यूरोपियन यूनियन को भी दोगलेपन में पीछे छोड़ दिया है? इस पर अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा। वही नाफ्टो राइनोक, जो कि यूक्रेनियन ऑयल मार्केट एनालिसिस फर्म है, उसके मुताबिक सिर्फ जुलाई महीने में ही यूक्रेन के कुल डीजल इंपोर्ट का 15.5% भारत से ही आया है। यानी हर दिन तकरीबन 2700 टन डीजल सीधे यूक्रेन पहुंच रहा है। और ये इस साल के सबसे बड़े मंथली एक्सपोर्टर्स नंबर में से एक था। सोचिए, सिर्फ एक साल पहले जुलाई 2024 में भारत की हिस्सेदारी महज 1.9% थी। और ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं, ये पूरी एनर्जी सप्लाई चेन में बड़ा धमाका है। और विडंबना ये देखिए कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर कहा रशियन ऑयल खरीदना बंद करो, लेकिन वही इंडियन डीजल आज यूक्रेन के वॉर टाइम इकोनॉमी को चला रहा है। और यहाँ जिस तरह भारतीय डीजल ने अपना सफर यूक्रेन तक के लिए तय किया है वो भी काफी दिलचस्प है। जहाँ भारतीय डीजल रोमानिया के डेन्यूब नदी से और तुर्की के ओपेड टर्मिनल से होकर पहुंच रहा है, जहाँ पाबंदियों के बावजूद ये रास्ता अभी भी चल रहा है और भारत एक भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है। वहीं यूरोपियन यूनियन, जो हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड लेने की बात करता आया है, रूस का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है। और अमेरिका भी दूध का दूल्हा नहीं है। उसने रूस से यूरेनियम से लेकर एसेंशियल मिनरल्स को लेकर सबसे बड़ा खरीदार बनकर निकला है। वहीं किस देश ने सबसे ज़्यादा यूक्रेन को डीजल सप्लाई किया है, उसमें भारत पहले नंबर पर आता है, जो कि 15.5% है। तो स्लोवाकिया 15%, ग्रीस 13.5%, तुर्की 12.5%, लिथुआनिया 11.4%। यानी कि सबसे ज़्यादा तेल जो यूक्रेन भेजा गया है उसमें भारत के नंबर से ज़्यादा हैं। वहीं इसमें ग्रीस थोड़ा पिछड़ता दिखाई दिया है, लेकिन बाकी जितने भी देश हैं उन्होंने रूस से ही कच्चा तेल खरीदा है और उसको रिफाइन किया है, फिर जाके वो यूक्रेन पहुंचा है, जो कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पर काम सबने किया है, लेकिन सजा सिर्फ भारत को मिल रही है। और यूक्रेन तो बढ़ चढ़कर भारत पर ही उंगली उठाने में लगा है। वहीं पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया, भारत पर सैंक्शन लगाए और टैरिफ तक लगाए गए, लेकिन भारत ने साफ कहा है हम न्यूट्रल हैं, हम बैलेंस बनाने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं, ना कि किसी युद्ध को फंड करने के इरादे से। और खास बात तो ये देखिए, आज वही यूक्रेन जो भारत का सबसे बड़ा आलोचक रहा था, वही भारत से डीजल ले रहा है। मतलब जियोपॉलिटिक्स में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या भारत का न्यूट्रल रहना दुनिया में उसकी ताकत बढ़ा रहा है या उसको कमज़ोर कर रहा है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा।